नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। हम सीधे आज चलते हैं उन सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए जो आज वास्तव में बहुत ही चकित कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव परिणाम को लेकर। राव साहब, ऐसा लगता है कि जो राज्यसभा में हुआ उसकी पुनरावृत्ति, बल्कि बड़े पैमाने पर जो संकेत, बहुत सारे संकेत अभी मिल रहे हैं, आपको जानकारी होगी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या शिवसेना नेतृत्व की महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार इस परिणाम के बाद खतरे में पड़ गई है। देखिए, राज्यसभा में जो झटका था, जोर का झटका धीरे से लगे, और अभी जो कल जो हुआ है जी, ये बड़ा झटका है। इससे सरकार जो है सही में हिल गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से पहले ही दावे किए थे कि हमारे सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे, और ये निश्चित था, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री या विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बार बार कहा कि हम लोग जीत रहे हैं। मगर विरोधी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इन्होंने अपना एक राग अलाप रहे थे, नहीं हम पूरी तरह से निश्चिंत है और हमारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं होगी, हमारे सब विधायक हमारे साथ में हैं। और उसके बाद कल जो परिणाम सामने आए वो सही में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार जो दिया था, प्रसाद लाड़, वो जीत गए। उनकी जीत का इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इम्पोर्टेंट यह है, विशेष बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 15-17 वोट कम थे, उससे दुगने वोट लेकर प्रसाद लाड़ जो है मार्जिन से जीते। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को, जो पहले से कह रहे थे बात सही है, कुछ मत जो है महाविकास आघाड़ी के फूटे हैं, और निर्दलीय और जो छोटे पक्ष हैं यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने भी वोट नहीं दिया है महाविकास आघाड़ी के लोगों को। और कांग्रेस की हालत तो इससे भी खराब है। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार दिए थे, चंद्रकांत हंडोरे और भाई जगताप, और कहा जाता है कि हंडोरे साहब जो है वो इससे पहले मंत्री रहे महाराष्ट्र में जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था उनके पास। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के करीबी कहे जाते हैं। अब ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है या अंदरूनी उनके डिफरेंसेस, ये तो बताना मुश्किल है, मगर ऐसा हुआ कि उनको हार का सामना करना पड़ा। और भाई जगताप जो बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सेकेंड राउंड में जीत गए। इस दौर में एक दलित नेता जो बम्बई से, वो भी बम्बई से है, चंद्रकांत हंडोरे, उनका हारना ये दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ समझते थे अपने आप को, मगर अभी बम्बई में ये उनका हार जरा लोग पचा नहीं पाएंगे। और शिवसेना के लिए, विशेषकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भी अभी चुनौतियाँ की जा रही, चुनौतियाँ दी जा रही है उनके नेतृत्व को। और ऐसा समझा जाता है कि शायद वो अपने लोगों को, अपने विधायकों को अपने एकजुट रख पाने में असमर्थ रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं, और उसका एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। 10 दिन के अंदर राज्यसभा के चुनाव के बाद संभल जाना चाहिए था, उनको स्थिति संभल लेना चाहिए था, या महाविकास आघाड़ी के नेताओं को एक सीरियसली थिंकिंग करके स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए था कि अभी हम ये विधान परिषद के चुनाव कैसे जीते। मगर 3 पक्ष है कि उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। अगर मिलकर बनाई होती, वो ट्रांसफ़र बराबर होते और निर्दलियों को साथ मिलता और छोटे पक्ष जो है उनका साथ मिलता, तो शायद ये मौका नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि उनका जो उम्मीदवार है प्रसाद लाड़, वो चुनकर आएगा। और कल के जो नतीजे हैं
वो सबके सामने है। हालांकि राष्ट्रपति ने जो अपने 2 उम्मीदवार दिए थे उसमें उनके लिए समाधान की बात यही है कि रामराजे निम्बाड़कर, उनको 1 वोट कम मिला है मगर वो जीते हैं, और एकनाथ खड़से को उनके एक वोट ज़्यादा मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर रहे हैं वो चुन कर आए हैं। अब शायद राष्ट्रवादी खड़से साहब का उपयोग करेंगे विधान परिषद में आने वाले दिनों में, क्योंकि वो एक जुझारू नेता है, फायरी लीडर है और वोकल है, तो शायद वो देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले उनको शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी का है तो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए हमें कि यह जो चमत्कार हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है, यह कैसे कर संभव है? चमत्कार कैसे कर संभव हुआ? देखिए, देवेंद्र फडणवीस को इसलिए इसका श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि आज की तारीख में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता महाराष्ट्र का इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं सिवाय देवेंद्र फडणवीस के। ओके। महाराष्ट्र के और भी नेता हैं, बम्बई में, नागपुर में नितिन जी गडकरी है, बम्बई में पीयूष गोयल है, और भी नेता है, मगर ये जो है देवेंद्र जी जो है उनकी स्ट्रैटेजी ये काम आई है। और ये कोई 1-2 दिन की तैयारी नहीं है, इसमें कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना लग गया होगा, जब वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फला व्यक्ति अपने को वोट दे सकता है, इसकी डिमांड क्या है, इसके चाहता क्या है, इसको कौन से काम इसके रुके हुए हैं, इसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों को और उनको अलग थलग किया और उनसे बातचीत किया, उनको कन्विंस किया कि आप हमको वोट दो, हम आपका आगे आपको साथ देंगे। और ये स्ट्रैटेजी उनकी काम आई और लोगों ने बराबर जो है अंदर से भी मदद किया है और कुछ लोगों ने ऊपर से भी मदद किया, कुछ लोगों ने बता के मदद किया है। और ये इसमें देवेंद्र जी जो है इसमें कामयाब हुए हैं। और देवेंद्र जी का जनसंपर्क जो है वो लोग घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों को। वो एक जगह बैठ के एक होटल में मीटिंग ले ली और सबको संबोधित कर दिया और सबको कसम दिलाई कि बस हमको ये लड़ना है, या बड़ा साहब ने ये कहा था हम हिंदुत्व की रक्षा करना है। ये ऐसा बोलने से भी सेंटिमेंटल बातें नहीं रहेगी। अभी सेंटिमेंट से लोग चलते नहीं हैं, क्योंकि आज सब जगह हालत वही है। अभी आज कांग्रेस में भी आप इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बातें करो, अभी वो ज़माना नहीं रहा है। अभी जो है लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो कुछ लोग शिवसेना में बाहर भी उद्धव ठाकरे के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से शायद नाराज है, और उसका ये नतीजा है, इसको भरपूर उसका फ़ायदा लिया है देवेंद्र जी ने, और वो स्ट्रैटेजी उनकी काम आई और वो कामयाब रहे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीतिक विजय हुई है। बिल्कुल। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में शिवसेना और विशेषकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए उभर करके परिणाम आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जो खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं वह वर्तमान अघाड़ी सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और राष्ट्रीय खबर पर, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राहुल गांधी से ईडी जो लगातार निरंतर पूछताछ कर रही है, 4 दिन हो गए घंटों बैठा के पूछ रहे थे, फिर बुलाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईडी क्या, अर्थात केंद्र सरकार, क्योंकि ये कहने में, टिप्पणी करने में कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये जो सरकारी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, उनको जो निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करते हैं। सही बात है। तो राहुल गांधी के साथ जो है ये अब संभावना जताई जा रही है कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, और बड़ी कार्रवाई सरकार की हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, ऐसी संभावना अभी जताई जा रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि ईडी ऐसे हिमाकत, मैं हिमाकत शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे, राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, हानि किसकी होगी, यह जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। नहीं, आपने सही बताया
कि संभावना नहीं, ऐसी आकांक्षा तो काफ़ी दिन से, 2-4 दिन से, 8 दिन से ऐसी व्यक्त की जा रही है जी। कि शायद इसका जो ईडी के में बार बार बुलाने का जो सिलसिला है वो उनकी गिरफ्तारी से ही ख़त्म होगा। और अभी कांग्रेस के लोगों को भी ये समझने लगा है कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने भी मन बना लिया है, उन्होंने भी जगह जगह अपने आंदोलन को बढ़ावा दिया है। और सारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अलग अलग भागों से, जैसे अशोक गहलोत राजस्थान से, भूपेश बघेल है इधर से छत्तीसगढ़ से, ऐसे बड़े बड़े नेता सब दिल्ली पहुंच गए हैं और वहाँ रोज़ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दौरे पर दौर उनका चालू है। बहुत सारे कार्यक्रम ले रहे हैं वो लोग। और कल राष्ट्रपति से भी मिले वो लोग, एक डेलीगेशन जाकर राष्ट्रपति से मिला, उसमें 2 बातों का जिक्र किया है। एक तो ईडी का जिक्र किया है उन लोगों ने, और दूसरा अग्निपथ का विरोध किया है। तो ईडी में आज अभी इतना इंटरोगेशन का मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ती होगी। ये एक तरह से उनको हरास नहीं, और अभी मुद्दा क्या, आप एक नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर, और यह सर्वविदित है कि इसका प्रकाशन नेहरू परिवार ने शुरू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। और इससे आप कह ले कांग्रेस का अखबार, लेकिन ये नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी मानी गई, ये शुरू से समाज में। उसमें लेन देन को लेकर के आप उसमें नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि हम लोग के यहाँ अभी दुर्भाग्य है तो हमने लोकतांत्रिक पद्धति तो अपनाई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लूफोस हमने कानून में छोड़ रखे हैं कि अगर कोई एजेंसी चाहे तो किसी को भी कभी भी फंसा सकती है। इतने सारे ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ मैंने सबसे जो दिलचस्प तथ्य है, मैंने कहा कि बात इतिहास को दोहराने की भी हो रही है। ध्यान रखिए, आपातकाल के बाद जब जेपी आंदोलन है उससे उसको जनता पार्टी बनी, जो 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हुई। स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और उस समय के जो गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह, उनके सभी जानते हैं, उन्होंने एक जिद ठान लिया था कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि स्वयं उस समय जनता पार्टी के नेता, जो सरकार में लोग उसका विरोध कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह रूठ करके जाकर कहीं बैठ भी गए थे। अंततः इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। मैं इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। जिस दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर जेल ले जा रहा था, कहीं एक पुलिया के पास उन्होंने बैठ गई, वो गाड़ी रुकवा करके पुलिया पर बैठ गई। यह खबर पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को पहुंची और जो मांग में चले गए थे, जो शेल में चले गए थे, सड़क पर निकल आए। अचानक सारा का सारा राजनीतिक वातावरण परिवर्तित हो गया। परिणाम सामने, 2-2.5 साल के अंदर में पुनः कांग्रेस सत्ता बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी घटना के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः नेहरू गांधी परिवार को छेड़ना चाहेगी गिरफ्तारी के रूप में, राहुल गांधी की गिरफ्तारी के रूप में? आपने बताया कि इंदिरा गांधी का जिक्र किया आपने, मगर कुछ लोग और कुछ पार्टियां ऐसी होती है वो इतिहास को दरकिनार करते हैं, इतिहास से सबक नहीं लेती, वो इतिहास से सबक नहीं लेना चाहते हैं। और उनका वेंडेटा है, उनका ये निर्धार किया उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी को हलाकान करेंगे और उनको एक बार गिरफ्तार करेंगे। अगर ये आपका लक्ष्य है तो आपको 2-3 दिन ये ईडी में रोज बुलाना, प्रोसेस आपको करना होगा। संदेश बिल्कुल साफ है, संदेश साफ है एकदम से। और वो उसके बाद वो अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जो मंसूबा है, उनका जो इरादा है, उसमें वो कामयाब होंगे। और आपने सही बताया, अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लोगों को फिर से एक चेतना मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। जब मैं पहले बताया कि इससे पहले हमारे इसमें कार्यक्रम में बताया मैंने कि कांग्रेस के जो लोग हैं आराम फरमा रहे थे, अपने सोशल मीडिया में बिजी थे, मगर अब सड़कों पर उतर आए हैं। और आज सारे देश की जनता, सारे शहरों में, बहुत सारे शहरों में विरोध हो रहा है। और उनको मालूम है, वहाँ के लोगों को मालूम है, कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि हमारे नेता राहुल गांधी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए वो पूरी तैयारी में है, तन मन धन से वो लोग लगे हुए हैं और उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक चलता है, क्या रूप लेता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो मरणासन प्राय कांग्रेस को संजीवनी
मिल जाएगी। मिल और जाएगी। यह संजीवनी और कोई नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी है, उसका नेतृत्व उन्हें प्रदान करेगा। तो हम थोड़ा सा एक और राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ते हैं। खबरें आई है कि विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाने की राष्ट्रपति पद की तैयारी है, और शायद उन्होंने हामी भर भी दी है। तो क्या ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के बाद, जबकि हालांकि हम लोग हमेशा ये चाह रहे थे कि सर्वमान्य कोई उम्मीदवार हो, कोई चुनाव नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के एक सर्वमान्य व्यक्ति को, सुपात्र को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, वो निर्विरोध निर्वाचित हो। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहली घोषणा मैंने घोषणा ही मानेंगे, जो संकेत है विपक्ष की ओर से आगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसे स्वीकार करेगी नहीं। और जो यशवंत सिन्हा का पार्षद, जैसे मैंने कहा, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे और बहुत अच्छे प्रशासक माने जाते थे इसमें, और यूपीएससी की परीक्षा में इनको जो स्थान मिला था वो अपने आप में एक इतिहास है। केंद्रीय मंत्री बने और मंत्री के रूप में भी जो इनके क्रियाकलाप रहे, स्वयं सत्ता पक्ष को रास नहीं आ रहे थे कई बार। वैसे में अगर यशवंत सिन्हा को विपक्ष अपने उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को खड़ा करता है, तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर तैयार हो गई, या फिर किस व्यक्ति को उनके खिलाफ वो राष्ट्रपति पद के लिए उतार दें? देखिए, यशवंत सिन्हा जो है वो एक उम्मीदवार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, और जब उनका नाम सामने आया, और समझ लीजिए आज के शरद पवार के नेतृत्व में अगुवाई में आज जो मीटिंग बुलाई है, अगर उसमें ये नाम फाइनल होता है और एक ही नाम रहता है, गोपाल कृष्ण गांधी ने हालांकि नहीं बोल दिया है, तो अभी यशवंत सिन्हा एक ऑप्शन है। अगर वो उसके उनके नाम पर सर्वसम्मति होती है विपक्षी दलों में, तो वो एक उम्मीदवार होंगे। मगर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि एक बार आपने किसी का नाम ले लिया तो दूसरी पार्टी के लिए अनटचेबल हो जाता है। अभी उसको भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए सरकार जो है उसको स्वीकार नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वो इतने दिन वो रिबेल जैसा ही उन्होंने बिहेव किया है, और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की बहुत सारी नीतियों का उन्होंने विरोध किया है। वो खुलकर विरोध किया उन्होंने, कोई चोरी छुपे नहीं किया है। तो ये विरोध जब आप कर रहे हैं, आपने इतने दिन किया है, और आप दूसरे के साथ बैठ के आज आप चाय पी रहे हैं, तो ये सत्ता पक्ष को कभी भी रास नहीं आएगा। भले ही आप कितने भी योग्य उम्मीदवार हो, मगर मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष की तरफ से उनको सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उनके मुकाबले सत्ता पक्ष के लोग जो है, उनके तोड़ का उम्मीदवार, उनके जोड़ का उम्मीदवार जो है, उनको मैचिंग कैंडिडेट कोई ढूंढ सकती है। और उनके पास इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग दलों से भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से होना जरूरी नहीं है, पर हो सकता है ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार उनके पास, उनके दिमाग में होंगे। अभी तो उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है अभी तक। तो ये आजकल में इनका एक बार फाइनल हो जाए, प्रतिपक्ष के नेता जो है आज मिल रहे हैं जब, और एक बार ये तय हो जाए कि यशवंत सिन्हा ही उम्मीदवार होंगे, तब शायद वो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और राजनाथ सिंह, नड्डा और अमित शाह अभी इसमें चर्चा में है, दौर में है, और शायद वो आजकल में एक बार यहाँ से फाइनल हो गया नाम, तो उनके बराबरी का उम्मीदवार या उनसे लड़ सकने वाला उम्मीदवार, उनके बराबरी का उम्मीदवार देने के लिए वो पूरी कोशिश करें। इसमें एक सवाल जो उठ खड़ा होता है, दिलचस्प है हालांकि, क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे हमने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव परिणाम को कहा, इतिहास दोहराता है, इतिहास से सबक होने लेते हैं। एक बार देश में ऐसा हो चुका है जब वीपी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी ये दोनों लड़े थे, तो बागी उम्मीदवार के रूप में वीपी गिरी विजय रहे थे, जिसको कि इंदिरा गांधी के समर्थन था। तो क्या ऐसा लगता है कि इतिहास कहीं इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में पुनः न दोहरा दे? नहीं, आपने जिस चुनाव का जिक्र किया उसके बारे में तब दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। उसमें इंदिरा गांधी की एक क्षेत्र सरकार थी, एक क्षेत्र उनका राज्य था, और वो वीवी गिरी को बनाना चाहती थी, मगर
कुछ लोग संजीव रेड्डी को बनाना चाहते थे, और संजीव रेड्डी को खड़ा किया और इंदिरा गांधी जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। और वराहगिरी वेंकट गिरी जो बेंगलोर के निवासी थे, एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, वो चुन कर आए और संजीव रेड्डी को हारना पड़ा। तो ये इंदिरा गांधी की चाल थी, वो एक बहुत कूटनीतिज्ञ ये थी, उनकी चाल थी, बहुत डिप्लोमेट थी वो। उन्होंने नहीं वो तो इसलिए इसलिए उन्होंने अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया। अंदर से जो मैसेज गया उससे वो गिरी चुन कर आए। पर यहाँ मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरात्मा की आवाज वगैरह ऐसी उठने वाली है। वैसा कोई नेतृत्व बना नहीं है। और यहाँ एनडीए है, उस समय कांग्रेस की एकमात्र सरकार थी, एक ही वन पार्टी रूल था। अभी यहाँ तो आप इतने सारे दलों को लेकर है, कोई भी कहीं से आवाज़ कर सकता है। नीतीश कुमार भी कोई प्रश्न अपनी नहीं, आपने जो कहा है, देखिए यही पेच यही है, जो कहा कि यहाँ कई दलों की सरकार है, हाँ एनडीए सरकार है, तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं कोई चमत्कार इसमें भी न हो जाए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि यशवंत सिन्हा को ध्यान दिला दे, यशवंत सिन्हा का ऐसा व्यक्तित्व है कि पार्टी लाइन से अलग भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। खैर अब तो आपने जो बताया यशवंत सिन्हा को समर्थन मिल सकता है, मगर मुख्य जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उसके विरोध में गए, तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दिल में जगह कैसे देगी? सही बात। अब देखिए, अब कुछ दिन बचे हैं, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम भी बड़े दिलचस्प होंगे। परिणाम के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के प्रेस क्लब में इतना ही। अब हम आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।